गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा घनी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है 21 फरवरी और इस वीडियो के अंदर दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में राजस्थान का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। और आज कटिंग्स कितनी रहने वाली, 15 के आसपास न्यूज़पेपर की कटिंग्स रहने वाली है। और सारों को मैंने बैकग्राउंड के साथ में रिसर्च करके आप सभी के लिए राजस्थान का करंट अफेयर्स तैयार किया है। और इस वीडियो के अंदर राजस्थान का खनिज संसाधन के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की जो खनिज संसाधन है उसके महत्वपूर्ण तथ्य और साथ में तांबा और जो सोने की खान है, राजस्थान में कहाँ कहाँ सोने की और तांबे की खान वगैरह है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। राजस्थान सरकार की दो महत्वपूर्ण योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना और मुख्यमंत्री विद्या संबल योजना के बारे में भी बात करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशन कोट के साथ में कि शुरुआत खराब है तो क्या हुआ, शुरुआत खराब है तो क्या हुआ। हर कलाकार एक वक्त के अंदर क्या रहता है, नौसिखिया रहता है। दोस्तों मैं भी नौसिखिया हूँ, आप भी नौसिखिया हो, लेकिन आप सभी को पता है कि आजकल कंपटीशन के अंदर कौन बाजी मार रहा है, ये नौसिखिया लोग हैं, वो ही बाजी मार रहे हैं। धुरंधर लोग क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे देख रहे हैं। ठीक है, तो निराश नहीं होना, बस क्या करना है, अपने को डटे रहना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में बात करते हैं। ये योजना अलवर जिले से सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक जो पेरेंट्स रहते हैं, अभिभावक रहते हैं, उनको 50,000 रुपये की मदद की जाएगी। वो भी 5 किस्तों के अंदर, 5 किस्तों के अंदर ये मदद की जाने वाली है। राशि याद रखिए कितनी, 50,000। ठीक है, और 5 किस्तों के अंदर। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि बालिकाओं की जो शिक्षा वगैरह है, जिस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है राजस्थान, बालिकाओं की एजुकेशंस वगैरह है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये सरकार के द्वारा ये राजश्री योजना शुरू की गई है। जिसके अंदर एक चीज़ याद रखना कि 2016 और उसके बाद में जन्म लेने वाली जो बालिकाएं वगैरह हैं वो इस योजना की पात्रता रहेगी। ठीक है, जन्म के समय और 1 साल होने पर 2500 रुपये के आसपास मिलने वाले हैं। राजकीय विद्यालय के अंदर पहली कक्षा के अंदर जैसे प्रवेश मिल जाता है तो 4,000 रुपये अभिभावक को मिलेंगे। कक्षा 6 के अंदर प्रवेश होगा तो 5,000 रुपये, और कक्षा 10 के अंदर प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये की मदद की जाएगी। जबकि कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो जाएगी तब 25,000 रुपये की मदद है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की जाने वाली है, ताकि स्टेप बाय स्टेप क्या है कि लड़कियों की जो एजुकेशंस वगैरह है, ठीक है, ड्रॉप आउट वगैरह है, उसको कम किया जा सके। 12वीं तक तो लड़कियां क्या पहुंच नहीं पाती आजकल। ठीक है, तो अगला दोस्तों, किसान आयोग अध्यक्ष बनने पर खंडेला का स्वागत किया गया। देखो राजनीतिक नियुक्तियां होने कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए, लेकिन स्वागत नहीं थम रहा, स्वागत है नहीं थम रहा। तो किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई, महादेव सिंह खंडेला। इनको राजस्थान किसान आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्ति वगैरह की गई है। तो आइए राजस्थान किसान आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। इस आयोग की स्थापना कब हुई, 28 नवंबर 2011 को राजस्थान किसान आयोग है उसकी स्थापना की गई थी। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, चौधरी नारायण सिंह, जो सीकर के थे दोस्तों, चौधरी नारायण सिंह थे, वो राजस्थान किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान के अंदर कौन बने हैं, महादेव सिंह खंडेला। ठीक है, इसमें अध्यक्ष समेत 8 सदस्य हैं, वो सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 2004 के अंदर हुई थी। इतना याद रखिए, 2004 के अंदर राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना हुई थी, जो MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता के अंदर। और इनके द्वारा राज्य सरकारों से अपील की गई थी तो किसान आयोग की क्या है कि स्थापना की जाए, ताकि क्या है कि किसानों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स वगैरह रहती है उनको एड्रेस किया जा सके। और राजस्थान सरकार के द्वारा पंजाब किसान आयोग की तर्ज पे 2011 के 28 नवंबर 2011 को राजस्थान किसान आयोग की स्थापना की गई थी। वर्तमान में अध्यक्ष याद रखिए महादेव सिंह खंडेला। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष नारायण सिंह। अगला दोस्तों, ईस्टर्न ब्रिज 6 के बारे में बात करते हैं। ये जोधपुर की जो एयरफील्ड हवाई सेना की, वहाँ पे ये युद्धाभ्यास हो रहा है। और पहली बार राजस्थान के आसमान में, राजस्थान के आसमान के अंदर F-16 फाइटिंग जो फॉल्कन वगैरह है ये देख सकते हो आप। ठीक है, लड़ाकू विमान है, वो क्या कि युद्धाभ्यास के अंदर भाग ले रहे हैं। तो बस आप इतना याद रखिए कि जोधपुर के अंदर ओमान और भारतीय क्या कि वायुसेना है, उन दोनों के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 6 है, यानी छठा क्या कि संस्करण है, ये ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास है, वो आयोजित किया गया था। बस आप इतना याद रखिए। अगला दोस्तों, अगला राजस्थान सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण, अपने लिए बहुत क्या कि महत्वपूर्ण न्यूज है, क्योंकि 600 किलो सोना और 25 लाख टन तांबा की खादान के उत्पादन के लिए नीलामी प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। और ये खान कहाँ मिली है भाई, जो खान और भू विज्ञान विभाग है उसके द्वारा भीलवाड़ा के देवतलाई के अंदर, कहाँ पे,
लोकेशन याद रखिए, देवतलाई के जो खान क्षेत्र है वो वहाँ पे 600 किलो सोना और 25 लाख तांबा क्या कि उत्पादन करने के लिए खदान वगैरह है दोस्तों। एक नई खोज की गई है जिसकी नई सिरे से नीलामी प्रक्रिया है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो देवतलाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना और तांबा की खदान के लिए। आइए राजस्थान के अंदर सोने की खान कहाँ कहाँ भाई, सोने की खान कहाँ कहाँ है? सबसे पहले बांसवाड़ा जगतपुरा, तो जगतपुरा बांसवाड़ा है, वहाँ पे सोने की खान है जहाँ पे खोज वगैरह की जा रही है। अगला घाटोल आनंदपुर भूकिया, यही है आनंदपुर भूकिया, राजस्थान की एकमात्र क्या है कि सोने की खान जहाँ से क्या है कि सोने का उत्पादन हो रहा है। तो आनंदपुर भूकिया याद रखिए। घाटोल और आनंदपुर भूकिया और जगतपुरा तीनों की तीनों बांसवाड़ा के अंदर है। पंचमुड़ी और तिमरान माता है, ये है जयपुर के अंदर। और अमलावा और डिगोच है, ये डूंगरपुर के अंदर। और देवतलाई अभी जो नई खान है वो कहाँ पे भाई? वो है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर। तो 5 से 6 सोने की खान है जो याद रखिए। बांसवाड़ा की 3 खान याद रखिए, जबकि जयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा। ठीक है। अगला दोस्तों, राजस्थान में खनिजों से संबंधित फैक्ट वगैरह बात कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर खनिज संसाधन है, उसके मामले में एक संपन्न राज्य है राजस्थान, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि देश के टोटल खनिज उत्पादन है उसमें राजस्थान का योगदान कितना है? 22%। 22% योगदान करता है, इसीलिए राजस्थान को देश के खनिजों का अजायब घर के नाम से जाना जाता है। खनिजों की भंडारण की दृष्टिकोण से, यानी ज़मीन के अंदर क्या है कि राजस्थान, इसीलिए राजस्थान दूसरा स्थान है खनिजों के भंडारण की दृष्टि में। झारखंड के बाद में राजस्थान का दूसरा स्थान है, जबकि उत्पादन के दृष्टिकोण से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान। झारखंड, मध्य प्रदेश और उसके बाद में तीसरे स्थान पे उत्पादन की दृष्टिकोण से राजस्थान है। जबकि मूल्यों के आधार पे, यदि खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का 5वां स्थान है। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखना। भंडारण की दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पे, उत्पादन के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पे, जबकि खनिज उत्पादन की मूल्य की दृष्टिकोण से, वैल्यूज के हिसाब से कितना है? 5वें स्थान पे राजस्थान। ठीक है। राजस्थान के अंदर लगभग 67 खनिज, कितनी खनिज है दोस्तों? 67 खनिज है, जिसमें से 44 खनिज है वो प्रमुख जो महत्वपूर्ण खनिज आती है, और 23 के लघु खनिज है, ये राजस्थान के अंदर खनन होता है, यानी उत्पादन होता है दोस्तों। इसके अलावा और क्या? देश के अंदर सर्वाधिक खान वगैरह कहाँ पे? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक खान है वो राजस्थान के अंदर है। ये भी याद रखोगे। जो लोह खनिज है, जिन खनिजों के अंदर लोह का अंश पाया जाता है, वो लोह खनिज के अंदर में राजस्थान क्या है? भारत के अंदर 4थे स्थान पे। ठीक है। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सी है भाई? रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट है वो राजस्थान के अंदर उपलब्ध सर्वाधिक खनिज है। राजस्थान के अंदर एकमात्र, देश का एकमात्र राज्य है जहाँ पे बुलस्टोनाइट, गार्नेट और जास्पर, इन तीनों खनिजों का उत्पादन करने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है दोस्तों। ये भी याद रखोगे। जबकि कुछ महत्वपूर्ण खनिज वगैरह है जिसके अंदर एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब ये होगा कि 90%, 95% उत्पादन है वो राजस्थान करता है। कौन कौन सी खनिज है? सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट, तांबड़ा, पन्ना, जास्पर, फायर क्ले और कैडमियम। ये सारी के सारी खनिज याद रखिए दोस्तों। कितनी हो गई है? 11 खनिज है। 11 खनिजों के अंदर राजस्थान का एकाधिकार है। तो इससे इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में आप सभी के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, आपको ये बता देता हूँ दोस्तों। आइए अगला तांबा के बारे में बात कर लेते हैं। सोने की खान हो गई, तांबा के बारे में बात करते हैं। झारखंड के बाद में राजस्थान तांबा के उत्पादन के मामले के अंदर दूसरा स्थान है। और भंडारण की दृष्टिकोण से तांबे की खनिज है, भंडारण के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पे। खेतड़ी, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा क्षेत्र देश की सबसे बड़ी खान है जिसको तांबर नगरी के नाम से जाना जाता है। खेतड़ी को तांबर नगरी के नाम से जाना जाता है। और खेतड़ी के अंदर सिंघाना जो क्षेत्र है वो देश की सबसे बड़ी तांबे की खान है। वहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, जो फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया था, वो खनन करती है, उत्पादन करती है। राजस्थान के अंदर तांबे की प्रमुख खान कौन कौन सी है? अलवर के अंदर कौन कौन सी है? खोदरीबा और प्रतापगढ़। खोदरीबा और प्रतापगढ़ तांबे की खान है जो कहाँ पे स्थित है? अलवर के अंदर। उदयपुर के अंदर कौन कौन सी भाई? देबारी, देलवाड़ा, अंजनी और केरावली। देबारी, देलवाड़ा, दे से याद रखिए। ठीक है। सिरोही के अंदर आबू रोड है, वहाँ पे तांबे का खनन होता है। बीकानेर के अंदर जो बिदासर है,
ठीक है। और सीकर के अंदर रघुनाथपुरा है जहाँ पे तांबे का खनन होता है। तो ये राजस्थान की महत्वपूर्ण तांबे की खान है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, झुंझुनू के आपके बारे में बात ही कर दी, सिंगाना जो खेतड़ी वाला क्षेत्र है। अगला दोस्तों क्विज जुबली के बारे में बात कर लेते हैं। सवाईमाधोपुर जिले की सीमा इनमें से कौन से जिले के साथ में नहीं लगती? 4 जिले दे रखे हैं, धौलपुर, दौसा, कोटा, टोंक। आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे कि सवाईमाधोपुर के साथ में किसकी सीमा नहीं लगती। अगला, निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है भाई? कोटा है या जयपुर है? इन दोनों में से होगा। ठीक है, तो कोटा जिसको शिक्षा नगरी और राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, जो सर्वाधिक साक्षरता वाला विभाग। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखिए। और सर्वाधिक तहसील वगैरह किस में भाई? उदयपुर के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल है इसके अंदर। ठीक है, जयपुर के अंदर कितने हैं? 5 संभाग के अंतर्गत। ठीक है, बाकी बीकानेर और उन दोनों के अंदर 4 है। अगला दोस्तों, आईआईटी का देश के बाहर पहला कैंपस है वो यूएई के अंदर खोला जाएगा। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, उसका कैंपस है वो संयुक्त अरब अमीरात है, वहाँ पे खोला जाने वाला है। दोस्तों आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 के अंदर आई थी, और उसके अंदर ये बोला गया था कि जो जो भारत की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिसर्च वगैरह या फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस है, वो क्या है कि देश के बाहर भी क्या कि अपना कैंपस वगैरह है वो खोल सकती है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, आईआईटी है, उसका कैंपस देश के बाहर खोला जाएगा, और वो पहली जगह कहाँ पे है? यूएई। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट है, याद रखोगे। अगला, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया, किसके साथ किया भाई? यूएई के साथ में समझौता किया गया दोस्तों। और मात्र क्या है कि 88 दिन के अंदर, 88 दिन के अंदर अंदर क्या है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात है उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है। और इसके चलते इन दोनों ने इस एग्रीमेंट के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि द्विपक्षीय व्यापार है उसको $100 अरब पहुंचाया जाए। कितना पहुंचाया जाए? $100 अरब पहुंचाया जाए। वर्तमान के अंदर कितना है भाई? $69 अरब। दोनों देशों के बीच में 59 क्या है कि $59 अरब है वो व्यापार होता है। और सरकार के द्वारा ये टारगेट रखा गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर कि $100 बिलियन का व्यापार है वो दोनों देशों के बीच में हो। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को फ़ायदा क्या मिलने वाला है? कपड़ों के अंदर और जो डिलीवरी है उसके मामले के अंदर भारत का एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ने वाला है, क्योंकि आयात शुल्क वगैरह है उसके अंदर कटौती वगैरह की गई है। भारत लगभग 80% है वो डिलीवरी वगैरह है वो सारी की सारी यूएई वगैरह है वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। और यूएई भारत का तीसरा ट्रेडिंग पार्टनर है। पहले नंबर पे अमेरिका आता है, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है वो कौन सा है? यूएई। सेकंड नंबर पे चाइना, और थर्ड नंबर पे क्या है कि जिसके साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है वो यूएई है दोस्तों। तो ये भी आप फैक्ट याद रखोगे। इस डील के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बात हुई? सबसे पहले यूएई के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। यूएई के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। जॉइंट हाइड्रोजन टास्क फोर्स है उसका भी गठन किया जाएगा ताकि क्लीन एनर्जी वगैरह है उसके अंदर सहयोग किया जा सके। दोनों देशों के बीच में डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट जोन स्थापित किए जाएंगे, डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट जोन स्थापित किए जाएंगे। और अबू धाबी के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी जोन है, और दुबई के अंदर एक फूड कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। दुबई के अंदर फूड कॉरिडोर, जबकि अबू धाबी के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी जोन है उसकी स्थापना की जाएगी। भारत सरकार के द्वारा 8 देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके साथ उन देशों के साथ में बातचीत चल रही है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी लगभग क्या है कि भारत का फाइनल हो चुका है, लेकिन यूएई के साथ में समझौता हो गया। अगला, अपने भाई सीएम साहब को क्या चिंता है? अभी बजट पेश होने वाला है 23 तारीख को, और सीएम साहब को चिंता क्या सता रही है? कर्ज की। क्योंकि सरकार ने क्या किया? कर्ज लिया और घी पिया। ठीक है, ये इस तरह का सिद्धांत है, उसका पालन किया था। और प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई? क्योंकि मार्च 2014 के अंदर कर्ज और अन्य देनदारियां हैं वो राजस्थान के अंदर 1,29,910 करोड़ रुपए थी। अपने लोगों पे, राजस्थान के लोगों पे कितना भार था उस टाइम 2014 के अंदर? 1,29,914 रुपये करोड़ रुपए, जो जीडीपी का कितना है? राज्य की जीडीपी का 23.58%। इतनी देनदारियां थी दोस्तों जब 2014 के अंदर। कितना जीडीपी का? 23.58% राज्य पे कर्ज था। ठीक है, जबकि 2014 से लेकर 2018 के बीच में शासन का जो कर्ज और अन्य देनदारियां हैं उसका कुल भार बढ़ के कितना हो गया? 3,09,385 करोड़ रुपए के आसपास हो गया, जो राज्य की जीडीपी। ये तो कितना 2018 तक का आंकड़ा है,
2018 तक का आंकड़ा है, क्योंकि उसके बाद में क्या है कि कोविड वगैरह आया, उसकी वजह से राज्य सरकार पे बहुत ज़्यादा क्या है कि कर्ज वगैरह बढ़ गया है और अब लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास है और राजस्थान सरकार पे कर्ज है। ठीक है, राजस्थान के लोगों पे कर्ज है दोस्तों। तो अभी जीडीपी का कितना है, थोड़ा सा अनुमान वगैरह याद रखिए कि राज्य की जीडीपी का 33.47% 2018 के अंदर राज्य सरकार है उस पर कर्ज था। और इसी वजह से, क्योंकि जब आप किसी से कर्ज लेते हो तो क्या करना पड़ता है भाई, उसका ब्याज का भुगतान करना पड़ता है और ब्याज का भुगतान करने की चिंता वगैरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 1 रुपया रहता है उसका लगभग 33-34 पैसा है, वो कहाँ पे जा रहा है, ब्याज भुगतान पे जा रहा है और बाकी पैसा बचता है जो राजस्थान के लोगों के लिए काम करें। तो ये गहलोत साहब है वो चिंता सता रही है उनको। अगला दोस्तों, स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर गुणवत्ता सुधार करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 3 साल के लिए एक MOU समझौता किया गया और किसके साथ किया गया, प्रदेश के अंदर राजकीय चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है उनमें नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड के अनुसार, किसके अनुसार, नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड है उसके अनुसार आवश्यक सुविधाएं और सेवाओं के अंदर सुधार करने के उद्देश्य से NHM राजस्थान और तकनीकी पार्टनर संस्थान है विश फाउंडेशन, उन दोनों के बीच में समझौता किया गया। राजभवन के अंदर ये समझौता हुआ है और ये 3 साल के लिए समझौता किया गया ताकि राजकीय चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है उनके अंदर नेशनल लेवल का स्टैंडर्ड वगैरह है उसी के हिसाब से उसके अंदर सुधार वगैरह किया जा सके। ठीक है, ये समझौता किया गया और चिकित्सा मंत्री कौन है भाई, प्रसादी लाल मीणा, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट। अगला डॉक्टर सुधीर भंडारी है, उसको RUHS सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं। ठीक है, जिनको राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है उसका कुलपति नियुक्त किया गया है। किसका, RUHS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसके नए कुलपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया, डॉक्टर सुधीर भंडारी को। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। हाल ही के अंदर एक और कुलपति नियुक्त किया गया था, वो किसके, JNU जोधपुर है, उसके कुलपति किसके बनाए गए, श्रीवास्तव, डॉक्टर श्रीवास्तव है उसको JNU का एक कुलपति नियुक्त किया गया था। और डॉक्टर सुधीर भंडारी है उसको राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय उसका नया कुलपति है वो नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों, परंपरागत लोक कलाओं के महाकुंभ के रूप में लोकानुरंजन है मेला है उसका उद्घाटन किया गया राजस्थान के अंदर। कहाँ पे, किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है उसकी ओर से राष्ट्रीय स्तर का ये 3 दिवसीय लोकानुरंजन मेला है वो शुक्रवार को यहाँ पे आयोजित किया गया था टाउन हॉल के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर लोक कलाएँ वगैरह जो प्राचीन लोक कलाएँ गए अपनी जो परंपरागत जो प्राचीन लोक कला है उनका प्रदर्शन वगैरह है कलाकारों के द्वारा किया गया था। आइए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के बारे में बात करते हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे भाई, जोधपुर के अंदर। जबकि ललित नाटक अकादमी कहाँ पे, वो है जयपुर के अंदर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 के अंदर। संगीत नाटक अकादमी है उसकी स्थापना 1957 के अंदर की गई थी ताकि संगीत और नाट्य कला के क्षेत्र के अंदर प्रचार प्रसार किया जा सके, इसीलिए स्थापना की गई थी। जोधपुर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राव जोधा के द्वारा। 12 मई 1459 है उसको जोधपुर की स्थापना की गई थी। और जोधपुर को मरु प्रदेश, मारवाड़, सूर्यनगरी और थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ये उपनाम भी आप याद रखिए साथ साथ में। जोधपुर को मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जोधपुर को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, थार मरुस्थल है उसका प्रवेश द्वार के नाम से सूर्यनगरी के रूप में भी जोधपुर को जाना जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1459 के अंदर। और वहीं पे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है उसकी स्थापना 1957 को हुई थी, ये भी याद रखोगे। और राजस्थान के जोधपुर के अंदर उत्तर भारत का पहला रावण मंदिर है उसका निर्माण किया गया था। रावण की जो पत्नी थी मनोदरी, उनके द्वारा जोधपुर के अंदर ही उत्तर भारत का पहला रावण मंदिर है उसकी स्थापना की गई थी। ये फैक्ट भी आप याद रखोगे। अगला, विद्या संबल योजना के बारे में बात करते हैं। ये क्या मामला है भाई, क्योंकि सरकार का जो शिक्षा निदेशालय है उसके द्वारा जो सेवानिवृत्त शिक्षक वगैरह हैं उसके आवेदन मांगने स्टार्ट किए गए थे, जिसकी वजह से जो राजस्थान के बेरोजगार लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उनके द्वारा इस योजना का विरोध किया गया था। क्योंकि सरकार के द्वारा इसीलिए स्टार्ट किया गया था
ताकि बेरोजगार युवा वगैरह हैं उनको क्या है कि एक नई जॉब का अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सके। लेकिन सरकार ने क्या किया, शिक्षा निदेशालय है उसके द्वारा जो पुराने शिक्षक वगैरह हैं जिनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है, उन्हीं शिक्षकों को क्या है कि वापस अपॉइंटमेंट दे रही है। तो इसका विरोध है वो अभी किया जा रहा है। ठीक है, तो योजना के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री गहलोत साहब हैं, उनके द्वारा विद्या संबल योजना है वो बजट 2021-22 के अंदर, जो पिछला बजट था दोस्तों, उसके अंदर इस योजना की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजटीय प्रस्ताव है वो सरकार के द्वारा किया गया था, जिसके अंदर राजकीय छात्रावासों में विशेषज्ञ अनुभवी गेस्ट फैकल्टी है उसके माध्यम से कठिन विषय वगैरह उसके अंदर कोचिंग वगैरह का प्रावधान किया गया था, ताकि विद्यार्थियों को शैक्षणिक स्तर वगैरह है और मुश्किल जो विषय वगैरह है उसमें परीक्षा परिणाम है उसमें सुधार हो सके। साथ में सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा जितने भी संचालित स्कूल, कॉलेज और सरकारी जो शिक्षण संस्थान है उसमें स्टाफ की कमी की पूरा करने के लिए ये गेस्ट फैकल्टी के तौर पे नियुक्त किया गया था। ठीक है, विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में उनको वेतन भत्ता भी क्या कि उनका फिक्स किया गया था। जैसे 5वीं तक मास्टर है उसको प्रतिदिन 350 रुपये मिलेंगे, इस तरह का क्या है कि वेतन वगैरह भी क्या है कि राजस्थान सरकार के द्वारा फिक्स किया गया था विद्या संबल योजना के अंदर। ठीक है, अगला दोस्तों, जोधपुर के अंदर बनेगा टेक्सटाइल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क है वो सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, उसके अंदर प्रथम चरण के अंदर 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क है उसकी स्थापना की जाएगी। कपड़ा मंत्रालय की योजना है दोस्तों, जिसके अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा और जोधपुर के अंदर टेक्सटाइल पार्क है उसकी स्थापना को लेकर सरकार को, केंद्र सरकार को बोला है कि आप जोधपुर के अंदर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करिए। यदि आप जोधपुर के अंदर यदि स्थापना नहीं करना चाहते हो तो आप भीलवाड़ा कर सकते हो, क्योंकि भीलवाड़ा है वो वस्त्र के मामले, कपड़ा क्षेत्र के मामले के अंदर एक महत्वपूर्ण जिले के रूप में टेक्सटाइल, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं भाई? राजस्थान का जो कानपुर है वो किसे कहते हैं? झालावाड़ को। झालावाड़ है उसको राजस्थान का कानपुर के नाम से जाना जाता है, जबकि टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को। ठीक है, तो जोधपुर के अंदर मेगा टेक्सटाइल पार्क है उसको स्थापना को लेके राजस्थान सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को निवेदन किया गया है। आज दोस्तों डेली करंट अफेयर्स है उसके क्विज वगैरह है उसको कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्या है कि उसमें ज़्यादा टाइम लग गया था उसकी वजह से, और कल संडे था इसीलिए। ठीक है,